मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक हाँ भाऊ। अशोक बाबू। हाय हाय हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग का वो असर है कि आज जो जीवन में जी रहा हूँ उसके प्रति मैं आभारी रहूँ, इस फेलोशिप के प्रति आभारी रहूँ, क्योंकि यार ऐसा भी जीवन में जी सकता था। ये तो कल्पना के विपरीत दिशा में काम हो रहा पूरा। यानी आज जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा ना, तो इसकी पूरा जो श्रेय है ये आप लोगों को जाता है, इस एल्कोहलिक एनोनिमस की महीनी फेलोशिप को जाता है और ईश्वरीय अनुकंपा बढ़ी रही जिसने मेरे को संभाला, सुधारा। और उसी का कारण है कि आज मैं शराब नहीं पिया। और मैं अपने इन जितने भी 4.5-5 वर्ष हो रहे लगभग मेरे को रिकवरी में, शराब की दूरी में, तो मैं अक्सर अपने अनुभव में देखता हूँ कि किस प्रकार सा अल्कोहलिज्म था और इस अल्कोहलिज्म की वजह से कितनी सारी तबाही के मंजर मेरे जीवन में हुए यार। और ये बीमारी किस प्रकार से गहरे पेट करती है मेरे जीवन में, तो ये अनुभव के द्वारा ही पता चलता है। हालांकि अनुभव की कोई पाठशाला नहीं होती और अनुभव की जो अनुभव चलते ना, तो वो जीवन के संघर्ष के साथ में चलते हैं। तो आपको वो लर्निंग एक प्रोसीजर है जिसके वजह से आपको पता चलता है कि मेरे को आगे का भविष्य कैसे जीना है। लोग जो बताते हैं वो अपने अनुभव के माध्यम से इतना सुंदर बखान करते हैं जिसके वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे पहली मीटिंग में। और वो रोंगटे खड़े आज भी है, इसीलिए मैं बार बार मीटिंग को आता हूँ। क्योंकि मीटिंग में आते रहने के वजह से जो मेरी सुधार की प्रक्रिया है उस कमरे में रहस्यमय तरीके से छुपी है। उस कमरों में मैं जाके जब एकाग्र भाव से बैठता हूँ ना, तो जितनी भी मेरी सुधार की प्रक्रिया है वहां से उत्पन्न होती है, उसका उगम स्थान है वो मीटिंग को। मैं कभी भी मीटिंग को डिनाइल में ना लूँ। ये कोई मायने नहीं रखता है कि मेरे को कितने दिन शराब से दूर हो गए या मैं बहुत सारा नॉलेज मेरे को आ गया, मेरे को मध्यपास समझ गया, मेरे को रिकवरी के नुक्ते समझ गए तो मैं अपने जीवन को हैंडल कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाता तो लोग 40-53 साल, 20-20, 25-25 सालों से आ रहे, क्यों आ रहे वो? क्योंकि उनको पता है अल्कोहलिक अल्कोहलिज्म जो होता है ना, मद्यपान ये जो बीमारी है ना, इतना खतरनाक और इतना भयानक है, कौन सी भी व्यक्ति को डबल से अपने गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए हम अल्कोहलिक एनोनिमस में पहली लाइन बोलते हैं किसी भी नवागत को आने के बाद में कि कीप कमिंग बैक, बेटा आते रहना। और वहां पे जाते रहने की वजह से ही मेरे जीवन की सुधारना होने वाली है। जो भी मेरे जीवन में आज जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ, मेरी प्रगति देख रहा हूँ, मेरे संवादों में सरलता देख रहा हूँ, मेरे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूँ, या तमाम जीवन में जो जितनी भी सुखद अनुभूति हो रही है, आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है, उसका कारण है केवल अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग। और मैं इस अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में अपने आप को आज आज भी गधा समझ के बैठता हूँ। मैं ये अपने आप को कभी भी नहीं समझता हूँ कि मैं घोड़ा हूँ। मैं आज भी इस अल्कोहलिज्म के क्षेत्र में गधा हूँ। और जब मैं अपने आप को इडियट समझ के बैठाता हूँ तो ये मीटिंग पूर्ण होने के बाद में जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो इंटेलिजेंट बनता हूँ। माना कि मैं गधा हूँ, इस बीमारी ने मेरे को गधा बना दिया है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि यार मैं कहीं पे से नहीं बना हूँ। लिबर्टी भी मेरे को आज़ादी की, ये मीटिंग भी मेरे को लिबर्टी दे रही, आज़ादी दे रही। कहीं पे ऐसा मेरे को बोला नहीं कि तेरे को आना ही अनिवार्य है। और 13 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला। और इन 13 सालों में हर बार वो शराब शराब मेरे को बुलाती रही और मैं जाते रहा, अपनी बर्बादी करते रहा। मेरे को घर के लोग समझाया करते थे, मेरी मातृशक्ति समझाया करती थी। मेरे पिताजी आला दर्जा के शराबी थे। उनकी शराबखोरी के जो घटनाएं थी, वो अतीत की यादें मेरे को बराबर याद दिलाती थी मेरी आई अपनी शब्दावली में। शराब कितनी बुरी है, शराब क्या क्या करवाती है, ये सब उसके उदाहरण मेरे सा आंखों के सामने थे।
हमारा जो 26-27 एकड़ का खेत था, मेरे पिताजी के शराबखोरी की वजह से सिकुड़ के 6 एकड़ बच गया। और नौकर चाकर रहने के बावजूद, इतना गाय भैंसों का तबेला था हमारे यहाँ पे, प्रसादिकाएं काम करती थी, वो मेरे पिताजी के नशेखोरी और शराबखोरी की वजह से पूरा तबाह हो गया। और मेरे पिताजी के शराबखोरी के वजह से मेरे आई को अपने 5 बच्चों के समेत 13 वर्ष अपने पिताजी के यहाँ पे, मतलब उसके मायके में उसको सहारा लेना पड़ा। मेरा शिक्षण पानी, मेरे तीनों बहनों की शादी, मेरे बड़े भाई की शादी और मेरा एजुकेशन सब मेरे मामा और मेरे आई के पिताजी ने किया, मेरे दादा ने किया। और उस परिवार में जब बचपने से मैं देखता हूँ तो वहाँ पे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता तथा भक्ति भाव का प्रभाव था। और कहीं पे भी बदतमीजी या अभद्रता नहीं थी, या बदसलूकी वाला वातावरण नहीं था। लेकिन वो इन्फिनिटी बचपने की जीवन में वो काम कर गई। आज मैं देखता हूँ कि यार मेरे जीवन में मैंने अगर चॉइस किया, वो जो मेरे शराब पीने का निर्णय था, वो क्यों यार मैंने शराब को चॉइस किया, उसका अवलोकन करना पड़ेगा कि क्यों तू शराबी बना, क्या तेरी विचारधारा थी। क्योंकि एक विचार, बुरा विचार आपको शराब की तरफ प्रवृत्त कर देता है, लेकिन अच्छे विचारों के अगर प्रभाव के साथ में आप चले हो तो कोई माइका लाल आपको शराब नहीं पिला सकता। मैं वो जब 13 वर्षों का बचपनों का अवलोकन करता हूँ कि हम वहाँ पे मामा के गांव में रहे 13 वर्ष, तो एक छोटे से 10 बाय 10 के रूम में हमको रखा गया था, जहाँ पे जो बैल वाड़ा होता है, जो कोटा सामान होता है, वहां पे हम रहते थे। और तीनों बहनों की शादी होने के बाद में मैं देखता हूँ कि वो बचपन से मेरे अंदर में इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षितता, डर था, इन्फिनिटी, अपने आप को पेश करने की जो अंदर से जो ताकत रहती है वो ताकत नहीं थी। मैं अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज कभी नहीं पाया। मैं कभी भी अपने आप को, अगर किसी के साथ में बातचीत अगर मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को अपनी बात रखने में सक्षम नहीं था मैं। और इसी के साथ में वो बचपना मेरा चला। हर वो सुख सुविधा उपलब्ध कराने की जद्दोजहद मेरे माँ ने की। उसने अपने पदर खर्च में से हर वो शिक्षा प्रणाली मेरे को दी, जैसे आम बच्चे को मिलती है या एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है, उस प्रकार की उसने मेरी परवरिश की। उसके तरफ से कोई भी ऐसा कारण नहीं बना जो कि मेरे तरक्की के लिए या मेरे सुधार के लिए कारणीभूत हो। उसने हर वो सर्वस्व लगाया। मेरी माँ, मैं ये बोलता हूँ कि मेरी माँ वो त्याग मूर्ति है जिसकी तरफ देखने के बाद में संघर्ष और सहनशीलता का बेमिसाल उदाहरण मिलता है। कोई दूसरा व्यक्ति अपनी संघर्ष की गाथा सुनाए, या मैंने अपने संघर्ष के बलबूते पे इतना सारा पहाड़ चढ़ गया, ये मोटिवेट होने से पहले मेरे घर में वो मेरी मातृशक्ति बता रही कि एक शराबी पति, जिसके शराबखोरी के वजह से वो इतना सारा उसका सुखमय जीवन दुखद परिस्थिति में बदल गया। अपने बच्चों समेत उसने 12-13 साल अपने पिताजी के यहाँ पे गुजारे। और उसके बाद में जब हम यहाँ पे आए, तो यहाँ की जो भयानकता थी ना, वो आंखों में इतनी चुभती थी, जिसके वजह से ऐसा लगता था कि यार मेरा बाप में क्या है यार, ये तो साला सांप है, इसको तो पत्थर से कुचल देना चाहिए। इस प्रकार की सोच वो छोटे मगज में बनी, बाल बुद्धि जो थी ना उसमें वो सोच बनी कि जिस प्रकार से हम वापिस 12-13 वर्षों के बाद में जब आए ना, तो देख रहा था मैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से आई शेयर किया करती थी, हमारा ऐसा घर है, हमारा इतना बड़ा बाड़ा है, 2-2,500 स्क्वायर फीट में अपना बाड़ा है, गाय भैंसों का तबीला है, वो तो कुछ था ही नहीं। और इतनी उस घर की विटंबना हो चुकी थी, इतना वो दयनीय परिस्थिति में था कि अब गिरता कि कब गिरता। इवन घर के जो कबीलू थे, वो कबीलू तक के नहीं थे, छत तक के गायब हो गया था। और एक एक खूंटे में मेरे पिताजी एक खाट पे लेटे हुए थे, एकदम हड्डी का ढांचा। उस परिस्थिति में भी मेरे पिताजी ने, जब हम हमारा आमने सामने हुआ पहली बार, जब मैं उनके साथ में मिला, मैंने देखा, अमूमन वो बीच बीच में आया करते थे, लेकिन पहली बार देखा एक अल्कोहलिक कैसा होता है, ने 12 वर्षों की उम्र में, कि वो मेरे पिताजी उस अवस्था में भी हमको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। और वो पत्थर पे एक छोटा सा उन्होंने चाकू निकाला और मेरे बड़े भाई और जीजा जी को डराने की कोशिश की। बोले तुम 12 वर्ष आए नहीं, बोले
मैं अपने अकेले ने जिंदगी गुजारा बोले, तुमने वो 6 एकड़ खेत मेरे को बेचने नहीं दिया बोले, तुमने अपने नॉमिनी चढ़ा दिया बोले 7 बारह पे, इसलिए मैं वो बेच नहीं पाया बोले, मेरे बाप का खेत था बोले, तुम कौन मालक होते बोले। तो इस अश्लील गाली गलौज किया उन्होंने, और वो चाकू घसते थे और हमको भाग जाने के लिए बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे आओ मत बा दोबारा से। तो लेकिन उस समय में उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। और बोलते हैं कि आप जब कमजोर हो जाते हो ना, जब शक्तिहीन हो जाते हो, तो राह चलते हुए गधा भी आपको लात मार देता है। तो मेरे जीजा जी ने और मेरे भाई ने उसको एक दो ऐसे कान पर पकड़ के दिया चमाट मार के, वो चुपचाप बढ़ गए। और उसके बाद में मेरे आई ने वो जिंदगी की संघर्ष की दूसरी सेकंड इनिंग शुरू की, और उसने वो जो खेत हम ठेके बाड़ी से देते थे, वो खेत अपने कंट्रोल में लिया और वहां पे खेती बाड़ी शुरू की। और ऐसी परिस्थिति में वो कभी हारी नहीं, उसने अपने आप को कभी कमजोर नहीं किया। उसने पदर खर्चे में से मेरा यहाँ पे 5वीं 6वीं में एडमिशन किया। मैं वो छोटे छोटे कामों में उसकी मदद करता था। खेत बाड़ी में टमाटर लगाती थी मेरी आई, धुरे पे बेर रहते थे। वो आई क्या करती थी, हिवाली में बेर टमाटर तोड़ ताड़ के वो डागे बनाती थी। और वो डागे सवेरे की 7 बजे की ट्रेन चलती थी हमारे यहाँ से, छोटी रेलवे रहती थी डीजल इंजन वाली। उस डीजल इंजन में वो डाग, वो रेलवे इंजन, रेलवे से वो डागे हम वहां पे रेलवे स्टेशन पे चढ़ाने जाया करते थे मेरे भाई और मैं। तो वो 7 बजे की ट्रेन आती थी, और वो 7 बजे वहां पे 7 बजे जाने के लिए तैयारी करने के लिए मेरी आई 4:30 बजे उठती थी। और वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, दो चार वो ज्वार की रोटी सब्जी, और हमको बताती थी अशोक मैं रात को 8 बजे आऊंगी, आप खाना खा लेना। देखो कि जिसके पियर में इतने सारे नौकर चाकर, इवन उसके झाड़ू पोछा करने के लिए प्रसादी का मेट काम करती थी, वो महिला यहाँ पे एक शराबखोर पति के पति मिला उसको, और वो लेडीज 4:30 5 बजे उठ के बच्चों के लिए खाना, अपनी जिंदगी का संघर्ष करने के लिए वो इतना सारा संघर्ष करती थी। यानी लाचारी और बेबसी नहीं पत्करा उसने। वो चाहती तो उसके पिताजी ने बोला था, जब उसकी उसको वहां पे जब गई थी, मेरे पिताजी ने बहुत मारा था उसको। और जब उसने पति का घर छोड़ के जब वो वहां पे गई थी ना, तो मेरे दादा ने उनको बोला था, बोलते मेरे आई को कि मेरा आज भी तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, बच्चों को मैं संभाल लूंगा, इनकी परवरिश मैं कर लूंगा, तू दूसरी शादी करो। लेकिन उसने, मेरी माँ ने एक शब्द वापरा था, वो बताती है मेरे को कि मैं तो शादी कर लूंगी दूसरी, मुझे दूसरा पति मिल जाएगा, शायद अच्छा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। यानी उसने अपने बच्चों के खातिर, अपने अपत्यों के खातिर अपनी पूरी सुख की हत्या कर दी। उसने कभी अपने सुख की चिंता नहीं की। उसने ये चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा रहे, मुझे लोग मुझे ये ना बोले कि ये कायर निकली और इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। तो वो देखता था कि वो 7 बजे फिर वो धागे वगे चढ़ा देते थे हम। वो ट्रेन जाती थी इतवारा में, और वो इतवारा में फिर वो धागे गीगे उतार के, वो 30 35 किलो की 2 धागे, एक बोरे का कट्टा। अगर वो प्लेटफॉर्म 1 पे लगी है तो चलो ठीक है, निकल जाएंगे गेट के बाहर। अगर गलती से अगर वो फ्लैट क्रमांक 2 पे लगी है, तो वो स्थायी पुलिया को क्रॉस करती थी 35 40 किलो की डाग लेके। और वो डाग क्रॉस करते हुए संस्कारों का इतना ये रखती थी वो ख्याल कि वहां पे भी उसका पदर नहीं गिरता था। इस प्रकार की वो पदर के नीचे में डाग, मैं कई बार बोलता था आई गिरता है तो गिरने दे पदर। नहीं बोले, अपनी संस्कृति और मर्यादा का हनन अपन ने नहीं करना चाहिए बोले अशोक बोले। मेरे को अच्छे संस्कार संस्कृति मिली बचपन से। फिर वो डागे लेके रिक्शा करके, रेलवे स्टेशन से रिक्शा करके वो जागनाथ बुधवारी में जाना। फिर बिना कोई छाया से, बिना कोई छत्ते से, धूप में छाव में या बारिश के दिनों में बेर टमाटर बेचना। और वो बेच बाच करने के बाद में एक छोटी वही ट्रेन 8:30 बजे रात के वहां से रिटर्न आती थी, जो कि 7:30 बजे मेरे गांव में 8:30 बजे आती थी, 8:30 9 बजे वो ट्रेन से वापस आती थी मेरी माऊली। और वो मुरमुरे के लड्डू लाती थी। तो 8:30 9 बजे घर में आने के बावजूद भी उसको, मतलब कोई उसको खाना खिलाएगा,
उसके लिए बना के रखेंगे ऐसा नहीं। हम बेसब्री से उसका इसलिए इंतजार करते थे कि अब माँ आएंगी, खाना बनाएंगी, खाजा भात का फुटाने लाएंगी, जो भी है वो हम खाएंगे। इस प्रकार की वो बचपना। और फिर उसके बाद में 8:30 बजे फिर से वो रात में आके खाना बनाती थी। फिर उसके बाद में हम खाना खाते थे। बड़ी जिंदगी की इतनी संघर्ष यात्रा है कि हमारे घर में वो मराठी में बोलते दौड़ीकडे पाहून जेवावं लागे। इतनी सारी व्यवस्था थी हमारे शराब, मेरे पिताजी, इतनी सारी विटंबना हो चुकी थी मेरे परिवार की, जिसके वजह से वो शराबखोरी को कवर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई अकेले आई की। और हमारे यहाँ पे उस समय में बिजली भी नहीं थी। यानी बिजली के पैसे 2-3 बार मेरे बड़े भाई के पास में दिए थे, लेकिन उसके स्वभाव दोषी की वजह से उसने कुछ वो बिजली का मीटर जो बिल का जो डिमांड रहता वो कुछ भरा नहीं। और हमारे यहाँ पे कुछ बिजली आई नहीं। 8वीं 9वीं क्लास तक, कक्षा तक के महीने वो जो डिबरी होती है ना, वो शामदानी होती है एक प्रकार की, उसमें डालते केरोसिन। और वो घासलेट जो रहता है, वो घासलेट की चिमनी बोलते हैं उसको मराठी में, वो डिबरी के सहारा से हम पढ़ाई करते थे। तो कभी कभी क्या होता था, यहाँ से 3 किलोमीटर व्हीकल वगैरह नहीं रहते थे ज्यादा, 3 किलोमीटर एक मानेगांव करके कस्बा है, वहां से मट्टी का तेल लाती थी आई। और वो 5 लीटर मिलता था महीने के कोटे में। और वो 5 लीटर जो है वो महीना भर तुमको पुराने का है। तो कभी कभी महीने के एंडिंग में जब मैं पढ़ाई करता था, अभ्यास करता था, तो आई को इतनी एंजाइटी, इतनी चिंता होती थी, क्योंकि मेरा कैसा, मैं बड़ा मेधावी छात्र था। मैं रात के 11-11 बजे तक की पढ़ाई करता था, क्योंकि वो जो अस्त व्यस्तता थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अच्छा पढ़ लिख के ड्यूटी पे लगूंगा तो ये जितनी भी दरिद्रता है, जितनी भी अस्त व्यस्तता मेरे पिताजी के शराबखोरी की वजह से वो सुधारूंगा मैं। यानी एक लक्ष्य था मेरा वाला कि जब भी साला बाण मारेगा ना तो अर्जुन के समान मारेगा, कि मछली के आग का भेदन। इस प्रकार की वो मनीषा लेके मैंने अपना जीवन चालू किया। और वो जब वो पढ़ाई करता था तो आखिरी के दिनों में तेल कम रहता था, तो वो 100-150 ग्राम तेल बचा तो मेरे आई मेरे को हिदायत देती थी। बड़ी चिंताग्रस्त आवाज में वो बोला करती थी कि अशोक, इतना सही तेल है, तू रात के 11-11 बजे तक के अभ्यास करेगा या पढ़ाई लिखाई करेगा, तो मैं रात में दूसरे दिन फिर रसोई में डिबरी कैसी इस्तेमाल करूंगी, मेरे को उजेले की जरूरत पड़ेगी, तो अंधेरे में मैं खाना बनाऊंगी क्या बेटा। तो मैं उसको खींच के बोलता था, आई, फिर मैं पढ़ाई कहाँ करूँ, मेरे को तो पहला नंबर लाने का है। तो वो मेरे को हिदायत देती थी, बेटा वो सार्वजनिक लाइट है ना नुक्कड़ में, वहां पे जाके पढ़ लो। लाइक कितनी चिंता रहती थी एक वो माँ को। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी माँ भी वही है, मेरे पिता भी वही है, वो सभी कुछ उसी के पास से सीखा मैंने। वो मातृशक्ति बोलते ना, मातृशक्ति का जो रूप है ना, वो परमात्मा के रूप से बड़ा रूप होता है। खाली यार देखने का नजरिया चाहिए। और मेरी भी ऐसी ये थी अभिलाषा कि यार मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मेरे माँ को बड़ी खुश रखूंगा, जो कुछ हुआ है वो ये सब जाने दो। कुछ चीजें जो कुछ कारण बनी थी, घटनाएं घटनाएं बनी थी, उनको नजरअंदाज करते हुए एक मेधावी शिष्य बन के एक पढ़ाई लिखाई का अच्छा स्नातक कक्षा में जाके बढ़िया मैं डिग्री हासिल करूंगा, बढ़िया नौकरी करूंगा और मेरे आई को सुख में रखूंगा। ये इच्छा लेके मैंने पढ़ाई लिखाई की। मैं 10वीं में देख रहा हूँ कि जब वो वोकेशनल पीरियड में फर्स्ट टर्मिनल की टेस्ट होती है, उसमें पूरे स्कूल में 450 बच्चे थे उस समय में, उन 450 बच्चे में मैं पहला आया था। तो मेरे को पदक देने वाले थे, तो वो तमगा लेने के लिए मेरे आई को इनवाइट किया था। और उस बड़े ग्राउंड में जब मेरे माँ ने मेरे हाथ में मेडल दिया ना, तो मेरी पीठ ठोक के बोला था, अशोक बोले ऐसा ही यशस्वी होते रहे, मेरे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना बोले। जो तेजस्विता, जो हनक वो आज जो उसके चेहरे पे थी ना उस दिन, वो तेजस्विता और वो हनक देख के मेरे आंख में पानी आ गया था। और मैंने उसके चरण स्पर्श करके बोला था कि आई मैं ऐसा ही आगे बढ़ूंगा। और धीरे धीरे उसने अपने पदर खर्चों में से उसने हर वो तकलीफ झेली, अपने लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने सुखों का परित्याग कर दिया। लेकिन हमको पढ़ाई लिखाई के लिए उसने कभी इंफिनिटी नहीं लिया, कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास में पैसे नहीं। अपने उसने पदर खर्चे में से कहा, उसने मेरे शिक्षा के लिए, मुझे यूनिवर्सिटी भेजने के लिए अपनी आंखों की रोशनी गलाई।
अपनी हड्डियां गलाई, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि अशोक तू वहां पे मत जाए, बरा पैसे नहीं है। ऐसा कभी नहीं, मालूम नहीं वो मौली कहाँ से लाती थी पैसे, क्या लाती थी। मैंने बोला कि ये एग्जाम में देना है, इतने पैसे होना, वो पैसे दे देती थी। और मैंने वहां पे पिपड़ा किनके शाळे स्कूल में एग्रीकल्चर कॉलेज किया। उसके बाद में मैं आईटीआई पढ़ा। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर किया राहटे कॉलोनी में, नागपुर आईटीआई में। नंबर भी अच्छा आए, डिग्रियाँ हुई। और फिर मैंने वो 2000 में एक जॉब भी इंटरव्यू दिया, और पहली इंटरव्यू में मेरे को जॉब भी लगा लोक सत्ता में, मेरा शॉर्ट हैंड होने की वजह से। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया मेरा। मैं देख रहा था कि जितनी जितना पैसा आई एक सीजन में, खेती के सीजन में कमाती थी, उतनी मेरी वाली जो आय थी ना, जो मेरा वेतन था पहले महीने का, वो 2 महीने का वेतन पूरे वर्षों का आया था। और वो जब मैंने पहली बार जब वो वेतन देखा और पैसे इतने सारे देखे, तो यार वो बोलते ना, आदमी औकात, पैसा, ज्यादा पैसा आदमी की औकात बिगाड़ देता है, वो औकात से भूल जाता है। और मैं वो एक मित्र था, उसके साथ में बार बार बैठता था। शराब की वजह से कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, ये सब मेरे को मालूम है। शराब की वजह से मेरे घर में क्या परिस्थिति हुई, ये भी मेरे को मालूम है। शराब की वजह से मेरे पिताजी ने हमारे कैसे हाल किए, वो भी हमको मालूम है। शराब की वजह से 12-13 वर्ष अपना घर छोड़ के उस माहौली को अपने 5 बच्चों के साथ में अपने पिताजी के यहाँ पे रहना पड़ा, ये भी मुझे मालूम है। शराब पीना बुरी बात है, ये असुरी शक्ति है, निशाचरी की जात है, ये भी मुझे मालूम है। मेरी शिक्षा प्रणाली भी मेरे को मालूम है। और मेरा डेस्टिनेशन, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का हेतु क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये भी मेरे को मालूम है। उसके बावजूद मैंने वो शराब को पहली बार एक मित्र के साथ में एंटरटेनमेंट के तौर पे ग्रहण की। और पहली बार जब मैंने बियर पिया ना, तो मैं बताता हूँ मित्रों, उसका स्वाद भले ही मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा असहनीय था। वो जब पहली बार जब मैंने शराब पी और मैंने देखा कि यार ये तो सबसे बहुत बढ़िया चीज है, साला मेरा बाप जो है ना, झोला छाप आदमी है, इसको समझा नहीं, इसको पीना नहीं आया, मैं पी के बताऊंगा और इसको कंट्रोल करके दुनिया को जीत के दिखाऊंगा। ये मेरे अंदर में वो झूठा आत्मविश्वास तैयार कर दिया शराब ने। और पहली बार जब वो बियर पिया, उसके बाद में मैंने वो मेरी विचारधारा शराब के प्रति, जो मेरी नफरत थी, मैं शुरुआती दिनों में बहुत सारी नफरत करता था शराब को। यानी शराब पीने वाले लोग, शराबखोरी करने वाले लोग, अश्लील हरकतें करने वाले लोग, बियर बार में जाने वाले लोग, गाली गलौज करने वाले लोग चौक पे, मेरे को पसंद नहीं थे। मैं बेइंतहा नफरत करता था शराब से। और वही शराब को मैंने बेइंतहा मोहब्बत कर लिया। वो बोलते हैं जिस चीज को आप हद से ज्यादा नफरत करोगे, उसी चीज से आपको मोहब्बत हो जाती। और जब वो पहली बार पी गई बियर, उसके बाद में वो कुछ कुछ दिनों के बाद में जब भी मौका मिलता था, उस मौके पे मैं चौका मारता था। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पिताजी के समान ही कर देंगे, लेकिन आई को पता था। उसको इस बीमारी के बारे में, और ये जो जितनी भी हरकतें तेरे आगे के जीवन में होने वाली थी, वो भविष्य का भाकित, मेरे को जब उसको पहली बार पता चला कि अशोक शराब पीने लग गया है, तब उसने मेरे को बोला कि अशोक, तेरे को आज लग रहा है, बोले मैं अपने अनुभव के माध्यम से तेरे को बताते आ रही हूँ, बोले बचपन से, और अभी भी तेरे को बताती हूँ, बोले अभी भी वक्त है, सुधर जा, बोले रुक जा, बोले अगर तू नहीं रुका तो तेरे को ये शराब कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी, इसका कोई परिणाम नहीं है, बोले इसका प्रमाण हम बता नहीं सकते, बोले लेकिन इसका एक परिणाम है, बोले इसमें केवल निंदा, आलोचना और तबाही के सिवाय तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बोले बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, बोले। और मेरे अंदर में वो अहंकार, वो डिनाइल पार्ट, वो नकारात्मकता, इस बीमारी के जो पहलू है, वो 3 उभर के उसको हर समय बोलते थे। मेरे बाप को जमा नहीं होगा पीना, लेकिन मैं पी के बताऊंगा। और अमूमन मेरे भी इतने सारे मित्र पीते हैं, वो भी बराबर पीते हैं। पीने के वजह से मेरे को मेरी विचारधारा या मुझे बोलने के लिए ऊर्जा जो निर्माण होती है, वो पीने की वजह से होती निर्माण होती है। और मैं पीता हूँ तबच अच्छा काम करता हूँ, इस प्रकार के एक्सप्रेशन मैं करता था। लेकिन उसकी बात सही थी यार, उसने बोला मेरे को कि ये बढ़ते जाएंगे। महीने का शराब पीने वाला अशोक हफ्ते में आया, 13 वर्ष का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला,
उसमें 90 वर्षों तक गांव के हर एक व्यक्ति को पता चल गया था कि अशोक बहुत दारू पीता। और मेरे पिताजी शराबी थे, मैं भी शराबी बना था। और इस प्रकार से मेरी हरकतें, इस प्रकार से मेरे उपद्रव होते थे कि आए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा होता ही था। किसी नुक्कड़ के साथ में, किसी मित्र के साथ में वाद विवाद हो गया, किसी वो कैनल बार पे जहाँ पे मैं जिस ठेके पे शराब पीता था वहां वेटर के साथ में कुछ हरकतें हो गई, या खुरापाती हरकतें कर लिया मैंने नुक्कड़ में, गांव में, या एकांतिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैंने अपना अभद्रता बता दी, बदतमीजी बता दी, किसी के साथ में बदसलूकी कर लिया। ये सभी हरकतें मेरे साथ में हो गई। और जैसे जैसे मेरी वो शराबखोरी भरी, मेरे आई को लगा कि यार ये ऐसी तो ये शराबखोरी इसकी बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर अगर अपन जिम्मेदारी दे देते, इसकी शादी कर देते हैं, तो शायद ये सुधर जाए। और एक वो आशा का किरण उसको दिखा कि इसकी शादी कर दी जाए, तो मेरे लिए लड़की देखने के लिए मेरे को भेजा जाने लगा। लेकिन मेरी बदनामी के सिलसिले इतने लंबे चलते ना साहब, कि समाज में इतने वो प्रख्यात हो जाते कि कोई मेरे को उस परिस्थिति में लड़की भी देने के लिए तैयार नहीं था। और मेरे को ऐसा लगता था कि साले लोग मेरे विपरीत क्यों यार इतने जाते हैं यार। हाँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे हरकतों की वजह से यार मेरे को कौन अच्छा बोलने वाला था। मैं समाज को आए दिन गाली गलौज करता था, लेकिन हरकतें बता रही थी कि साला तू सबसे बड़ा हरामखोर बन चुका है। तेरी शराबखोरी की वजह से, तेरी तेरी इस हरकतों की वजह से तू कहीं का नहीं रहा है, तू अपने आप को खलीफा समझ रहा है, लेकिन तू खलीफा नहीं है, बहुत पंचर हो गया है तेरा काम। तू तो एक सड़क छाप लोगों के भांति उस प्रकार से तेरे व्यवहार हो चुके हैं। और मेरी जो हालात बिगड़े हुए थे ना, उस हालात में यार मेरे को कौन लड़की देगा। जो माँ प्रेगनेंसी के समय में 12 डेसिबल का दर्द सहन करती है, विज्ञान ये बोलता है कि 9 डेसिबल का दर्द जिस व्यक्ति को हो जाए वो व्यक्ति मर सकता है। अब 12 डेसिबल का दर्द सहन करने वाली मातृशक्ति मेरे को लड़की देंगी क्या? नहीं देंगी, दे ही नहीं सकती। वो मातृशक्ति को वरदान है, वो 3 डेसिबल दर्द इसलिए सहन करती है क्योंकि उसने, प्रकृति ने उसको वो आशीर्वाद दिया है। इसलिए 12 डेसिबल की डिलीवरी करने के बावजूद भी मातृशक्ति को कुछ नहीं होता, इसलिए उसको माँ बोलते हैं। कौन देने वाला था मेरे को लड़की? जहाँ पे भी देखने जाता था बड़ा शान और शौकत से जाता था, जैसे कि कोई महाराजा गया है लड़की देखने के लिए 4-5 लोगों को। फिर उधर से आते आते कार गाड़ी वगैरह करके जाता था, 4 मित्रों को बैठाना, चलो रे वो फलाने जगह पे लड़की देखने जाने का है। बड़ा मान सम्मान होता था, पोहा वगैरह लड़की उड़की पसंद करने का शाम को मैसेज आता था उनका, तुम्हारा हमारा जमता नहीं। और बीच के आदमी को पूछता था मैं, यार क्यों नहीं जम रहा? हो तो अपना तो सब बराबर है, 5-6 एकड़ खेत है अपने पास में, छोटी सी शॉप है, एक अच्छा सा घर है। बोले तेरे शराबखोरी के किस्से बोले वहां पे भी पहुंच गए, बोले तेरे को कौन लड़की देगा बोले। और ऐसी 4-5 लड़की देखने के बावजूद मेरे वाला शादी ही नहीं जमती थी। ऐसे में वो एक मेरे आई के पहचान के थे, उन्होंने बीच में हो के वो रिस्क लिया और एक लड़की के साथ में शादी किया। 2-3 महीने बड़ा अच्छा रहता है, एक नव्या नवरदेवाचं मोठं नवल राहते म्हणते का नाही, उस प्रकार का वो अच्छा रहा। और फिर वो 2-3 महीने के बाद में फिर से वही प्रक्रिया चालू। तो वो जो बीवी मेरे साथ में आई थी, वो भी डरी सहमी रहेगी। अब शराबखोरी मन और शरीर इतना आसक्त तो हो चुका है कि मेरा अच्छे जीवन का जो जीने का लक्ष्य है, जो परमेश्वर ने मेरे को इस मृत्यु लोक में भेजा है, वो मृत्यु लोक में जीवन सुंदर है करके जीना है मेरे को। और अपनी सुंदरता की वजह से औरों को भी अपनी सुंदरता बांटना है, वो खूबसूरत जीवन जीना है। ये तो मनीषा पूरी बाहर हो गई, वो जीवन का जो उद्देश्य है वो छिटक गया। अब मैं पूरा गिरफ्त में आ गया शराबखोरी में। 90 वर्षों के शराबखोरी में इतनी त्रासदी हो गई मेरे जीवन में, शरीर के पूरे फुटाने फूटे समान हो गया। इन बिटवीन इन दोनों की इसमें कैसा रहता था, 15 दिन मैं शराब पीता था, 15 दिन मैं शराब नहीं पीता था। तो 15 दिन की शराबखोरी में जितने भी मेरे पास में वैलेट में पैसे रहते थे, मैं पूरे वो ठेके पे खर्च कर देता था, बियर बार में खर्च कर देता था, या कोई 4 मित्र मिले उनके साथ में बैठ के वो डिंगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, ग्लैंडो सिटी वाली, जेब में फुटाने नहीं है और बातें अपनी करोड़ रुपए की करना, ये वो सभी नमूना टाइप बन गया था मैं। आए दिन कोई भी मेरे को उछाल रहा था और मैं उछल जाता था। तो जब पैसे खत्म हो जाते थे और आखिरी टाइम में पीने की लेवल भी नहीं रहती थी, तो ग्रीस आती थी मेरे को ऐसी 8-8 10-10 घंटे
एक ही जगह पर बैठ के मैं दारू पीता था। और जब वो 10वें 12वें दिन मेरी वाली एकदम प्रकृति चिंताजनक हो जाती थी, तो बेड पे पड़ा रहता था, मैं उठना भी नहीं होता था। मेरा मेरा ऐसा रिकॉर्ड है कि मैं 48 घंटे बेड से उठा नहीं, सोया हूँ। और जब मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से अकेले से उठा नहीं जाता था। तो कभी माँ सहारा देती थी, या कभी मेरी बीवी मेरे को सहारा देके बाथरूम तक के लेके जाती थी। और ऐसी उल्टियाँ होती थी, पूरे शरीर से जो वो काली प्रकार की जो एक ग्रीस रहती ना, वैसी निकलती थी, यानी पिंक हीटिंग में आ गया मैं, वो पिंच डिंकर बन गया। मतलब शराब के बगैर मेरे जीवन में कुछ हरेच नहीं है, अब वो शराब पी पी के मरना है, बस इस लेवल पे आ गया। मैं बताता हूँ उनको, मित्रों, मैंने शराब इतने आसानी से नहीं छोड़ी, क्योंकि शराब ने जो आनंद मेरे को दिया था ना, वह आनंद पाने के लिए मैं बार बार शराब पीते रहा, बार बार शराब पीते रहा, हर बार उसको कंट्रोल करते रहा, है ना। आखिरी मरणोत्तर यातनाएं भी हो गई, शरीर पूरा लाल लाल हो गया। बीवी को रात के 3 बजे उठाता था, उसको बिना बेवजह चमाट मारता था, उसके साथ में अश्लील हरकतें करता था। कभी 1 1:30 बजे उड़ जाना, बच्चों के समेत, माँ के समेत, पूरे परिवार को घर के बाहर निकाल देना, रात में उठ के बैठ जाना, पसीने से पूरा शरीर लबरेज हो जाना, भयभीत हो जाना, आत्महत्या के थॉट आना। कई बार ऐसे प्रयास किए कि वो जो अटारे पे रहती एंडोसल्फान या वो कीटकनाशक रहती उसका ढक्कन खोलना, फिर वो अपने बीबी बच्चों के चेहरे की तरफ देखना, फिर और ढक्कन लगा देना, फिर और पसीने से लबरेज होना, सोने सोने के लिए जाना, नींद नहीं आना, बेचैन होना, अस्वस्थ होना, चिड़चिड़ा होना, एक जगह पे नहीं बैठना, यहाँ 2 मिनट बैठ गए, वहाँ और किसी के पास में गए भी तो उनकी वो जो निगाहें रहती थी, वो चुभने वाली निगाहें, वो वहां पे मेरे को बैठने नहीं देती थी। एकदम वो कमतरी का भाव और अपने प्रति हीन भावनाएं पाल लेना। तो वो ऐसी परिस्थिति में मार, और चलता था तो चक्कर आता था। 40 45 किलो का मेरा वजन हो गया था। और अमूमन लोग मेरे को बोला करते थे कि बाप ने मारी मेंढकी, बेटा निकला तीरंदाज। मेरे पिताजी शराबी थे और मैं भी उसी लेवल पे चलता था। और इस सिचुएशन में, अगर इस सिचुएशन में मैं 10 11 वर्षों में आ चुका हूँ अपने शराबखोरी में, तब भी मैं अगर जीवित बचा हूं ना, उसका महत्वपूर्ण कारण था वो मातृशक्ति, मेरी माँ। मेरे मौत में और मेरे जीवन में एक अगर कोई दीवार बन के खड़ा था ना, पिछले 13 वर्षों में मेरे अल्कोहलिज्म में, वो थी मेरी आई। वो हर समय मेरे को बचाया करती थी। कई बार ऐसे हुए कि इन घटनाओं में मैंने बचना नहीं था, लेकिन उसने अपना सर्वस्व लगा के अपने इतने सारे पैसे हॉस्पिटल में खर्च करने करके मेरे को बचाया। किसी ने बोला लोहगढ़ चल, लोहगढ़ चले गए। किसी ने बोला वो महाराज के पास में जाने का है, वहां पे चले गए। किसी ने बोला वो फलाने जगह ने, वहां पे उसकी दारू बंद हो गई, स्पेशल ऑटो करके मेरी माँ और मेरे को लेके चले गए। कभी बीबी लेके जा रही, कभी ससुराल के लोग लेके जा रहे। ये सब पूरी प्रक्रियाओं के बावजूद 10 15 दिन अपना विल पावर आजमा लिया। दो छोटे छोटे बच्चे हुए। उस डिलीवरी के पीरियड में मेरे जो पुरुषार्थ था, मेरी जो जिम्मेदारी थी, उसमें मैं सबसे धराशायी रहा। मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे मेरे अंदर का पति, उसकी जिम्मेदारी मर चुकी थी। मेरी दोनों बीवी बच्चों की डिलीवरी के वक्त मैं वहाँ पे ईमानदारी से मौजूद नहीं था। बस वो जाना है आना है। छोटे बच्चे के डिलीवरी के टाइम में तो मेरा बच्चा जन्मता उसको कोविड हुआ था। वो 1 किलो की जो उसकी प्रेगनेंसी हुई थी, 1 किलो का वजन था उसका मात्र, मेरे छोटे बच्चे का। और मैं राजा बख्शा स्क्वायर से लेके मेडिकल स्क्वायर तक के जो सड़क छाप लोग होते हैं, जो रिक्शा वाले लोग होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उन लोगों के साथ में बैठ के शराब शेयर किया। उन लोगों के साथ में 21 दिन मैंने शराब पिया हूँ। उन लोगों के गोंटे के पे मैं 7 8 दिन सोया हूँ। और वो हनुमान टिकड़ी का एक मंदिर रहता था, जैन धर्मों का, वो एक प्रचारक था, वो समाज सेवी था, अच्छा आदमी था। वो 5 बजे आलू का भरित और सवारी लाता था, वो 5 बजे वहां पे खाता था और उन भिखारियों के साथ में बैठ के दारू पीता था। इतना नैतिकता का अधपतन कि बच्चा मृत्यु और जिंदगी के बीच में लड़ रहा है, उसके बावजूद मैंने कभी नहीं माना कि मैं एक शराबी बन चुका हूँ। अब मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वो छूट गया। यानी इतने सारे विचारों की राख रंगूल हो गई यार इस शराब की। तभी भी मैंने अपने आप को माना नहीं कि मैं साली अभद्रता, बदतमीजी और बदसलूकी इतनी भर चुकी थी
वजन 40 किलो का, चलता हूँ तो चक्कर आ रहा है, और 80 किलो वाले वजन के साथ में मुजूरी। तुले क्या समझते, तेरे को क्या समझता है? किसी ने बोला अबे क्यों पीता है, अबे शराब, मर जाएगा ना। पीने वाला है तो उसको बोलता था तू नहीं पीता के साले, और नहीं पीना है तो उसको बोलता था काका तूने पिऊन पाहिली का, तो बोलता था नाही बापू मीनं तर नाही पिली, मग तुले का मालूम, चल रास्ता पकड़ अपना। इस प्रकार की अभद्रता, यानी संवादों में भी सरलता नहीं। और ऐसी परिस्थिति में मरणोत्तर यातनाएं होगी, और ऐसी परिस्थिति में वो विशेष ग्रेस ऑफ गॉड होगी कि मेरे ससुराल के लोग आए और एकदम मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र का मैसेज देके गए, और मेरे अंदर में वो जागृति निर्माण होगी कि चलो यार, क्योंकि आखिरी के टाइम में मेरी इच्छा भी थी शराब छोड़ने की, चाहकर भी मैं शराब से दूर नहीं होता था, क्योंकि शराब बड़ी शक्तिशाली है, अनुभव के माध्यम से समझ में आता है। मैंने कई बार रोका यार शराब को रोकने की, कंट्रोलिंग में पीने की, पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश किया, लेकिन जमा नहीं मेरे से। मैं जब भी अकेला इस शराबखोरी को रोकने के लिए प्रयास करता हूँ, असफलताएं आ जाती है, बार बार मैं गिरते जाता हूँ। मैं असफल इसलिए होता हूँ कि शराब खोरी की इलाज करने की जो प्रक्रिया वो मेरे पास में नहीं है, वो तो अल्कोहलिक एनोनिमस में है। और आगे का भविष्य बड़ा सुनहरा हुआ मेरा वाला, जब मैं व्यसन मुक्ति केंद्र में गया, और मैंने वहाँ पे जब पहली बार मेरा वाला एडमिट हुआ, और वहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद में उन्होंने बोला कि आप अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाओ। और वहाँ पे 3 महीने रहने की वजह से वो जो मेरा डिनाइल पार्ट था, थोड़ा बहुत मेरा वाला अहंकार का खच्चीकरण हुआ। मैं किसी के सुनने की प्रक्रिया में आया, और जब आप किसी की सुनने की प्रक्रिया में आ जाते हो ना, तब आपका सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि पहली जो मेरी वाली जो सेज थी इस बीमारी में, किसी को सुनने की प्रक्रिया में नहीं थी, लेकिन वो अहंकार का खच्चीकरण, शारीरिक दृष्टया मानसिक दृष्टया वो विकलांग मैं हो चुका था, उसमें थोड़ी सी ग्रोथ आई थी, पूर्णतः तो नहीं। आदमी की सोच कभी नहीं बदलती, लेकिन उस सोच को अगर तुम किसी दूसरे की सोचते हो ना, दूसरा ने जो बखान किया उसके अनुभव सुनते हो, या कोई समझाता है, तो वो जो नकारात्मक सोच है उस पर काम होता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है। और मैंने डिस्चार्ज होने के बाद में मैं नहीं गया, मैंने और फिर कारण ढूंढा। कारण छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए और बुराई के लिए बनता जरूर है। मैंने ये कारण ढूंढा, भलाई मेरे को वहां से व्यसन मुक्ति केंद्र वालों ने मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग का मैसेज दिया। उन्होंने हिदायत के तौर पे बोला कि अशोक, ये परमानेंट तरीके से तेरी सात्विकता नहीं है, तेरे को शराब से दूर नहीं किया है, तो ये खाली कुछ लम्हों के लिए शराब से दूर है, लेकिन तेरे को कंसिस्टेंसी, अगर तेरे को शराब की दूरी चाहिए तो तेरे को उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे तेरे जैसे समुद्र लोग रहते हैं। मतलब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की सभाओं में जाना पड़ेगा। और वो 1.5 महीने की सोब्रिटी के बाद में वो डॉक्टर भूती की गोली चालू थी मेरे को, मानसिक हालत एकदम खस्ता थी, घर में भी अस्त व्यस्तता हो चुकी थी। मेरे जो सीबीएसई पैटर्न में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे शराबखोरी की वजह से, मेरे व्यसन मुक्ति केंद्र में वहाँ पे पैसे भरने की वजह से वहाँ पे उनकी फीस नहीं भरना हुआ, और वो जिला परिषद में आ गए। और ये मैंने कारण बताया अपना पीने का, कि मैं तो यार बहुत बड़ा खलीफा हूँ, तुम लोगों ने साला मेरे वाले इतने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ने वाले जिला परिषद में डाल दिया। साले तूने नैतिक जिम्मेदारी अपनी संभाली नहीं, तेरा जो उत्तरदायित्व तो तूने किया नहीं, और उसके बाद में उन्होंने फीस नहीं दी, इसलिए स्कूल प्रबंधन वालों ने मेरे बच्चों को निकाल दिया। अब तो इनका इनका एक कार्य था कि उन्होंने जिला परिषद को भी डाला, नहीं तो मेरे बच्चे तो निरक्षर रह जाते ना। ये मेरे अंदर में सोच नहीं पॉजिटिविटी, और वो कारण बना के मेरे बच्चों को वहां से क्यों निकाला गया और तुमने गवर्नमेंट स्कूल में क्यों डाला, इसके कारण से मैंने शराब पिया। और शराब, तुमको बता दो मित्रों, 15 दिन मैं पी पाया शराब, लेकिन वो विजुलाइजेशन मेरे वाले आंखों के सामने चलता था। वो बिग बुक का पठन होता था वहाँ पे बातचीत होती थी, अनुभव शेयर होते थे, काउंसलर अपने अनुभव के माध्यम से इस बीमारी के बारे में बताता था। और जब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का एक सूक्ष्म मैसेज मिला, और मैं भागा गया। और वहां पे जब जाया ना मैं वहां पे दोस्तों, तो जिस प्रकार से मैंने जो अपने अनुभव शेयर किए, वहां पे सामाजिक दृष्टिकोण से मेरा बहिष्कार हो चुका था। यहाँ पे दूसरे छोड़ो, अपनों से सहा नहीं जा रहा था। और ऐसे परिस्थिति में वो महीने फेलोशिप ने मेरे को गले लगाया और बोला मेरे को आते रहना बॉस, हम आप ही का ही इंतजार कर रहे हैं। और वो दिन जो था ना, वो कुछ खास था यार मेरे जीवन में, कि उस दिन एक अच्छी सोच बनी थी या ईश्वरीय कृपा थी मेरे ऊपर,
या मैं बड़ा प्रसन्न था कि मैं खुद होके बाइक चला के 35 किलोमीटर मीटिंग करने के लिए चला गया, और वहां पे जाने के बाद में जिस प्रकार से मेरा खैर मकदम हुआ, जिस प्रकार से मेरा इस्तकबार किया, वो मेरी आंखें भर आई यार। क्योंकि जिस प्रकार से मेरी शराबखोरी थी ना, तो साला मेरे को कोई नजदीक नहीं करता था यार। 4 लोगों को मैं उस टाइम में मैं जाता था शराब पी के, तो साली पनौती आ गई, चलो हटो। लोग बोलते थे अरे भगो भगो साला, भगाओ इसको। अरे नहीं भी भगाए तो भी वो समझ में आता था एक बेवड़े की इज्जत क्या होती है। कुत्ते को तो भी पास में बैठने देते, पर एक शराबी को नहीं बैठने देते। उनको नहीं मालूम है कि ये बीमार आदमी है। और मेरी हरकतें, मेरे उपद्रव भी वैसे रहती है यार, शरारती बन जाता मैं। और यहाँ पे जब मैंने देखा ना, तो वो जो गले लगाया मेरे को पहली बार, वो मेरे लिए बड़ा अचरज में डालने वाला काम हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस, आठवां अजूबा बोलता मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को, कि इतनी सुंदर लोग हो सकते हैं जो मेरे जैसे बेवड़े को बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज तक के बहुत से उल्टा है, और लोग बर्दाश्त ही करते हैं यार। और जब मैं वहां पे उस फेलोशिप के प्रभाव में बहता गया, तो मेरे को पता चला यार, कोई हो ना हो शराबी, मैं शराबी हूँ। मैंने दोषारोपण नहीं करना चाहिए यार। वो बोलते हैं ना, मैं हर बार औरों पे लांछन करता था, इसके वजह से हो गया, फलाना ऐसा नहीं करता तो मेरे जीवन में शराब नहीं आती, ये बीवी ऐसी मिल गई, ये मातृशक्ति मेरे हिसाब से चलती नहीं है, बच्चे यार बराबर अभ्यास नहीं करते, उनका एजुकेशन इन्होंने कोलैप्सेशन कर दिया। ये जो दोषारोपण वाले थे ना, पूरे दोषारोपण धरा के धरे रह गए। उन्होंने उंगली मरोड़ के मेरे को बोला, और अल्कोहलिक एनोनिमस ने छाती ठोक के बोला कि आप अगर यहाँ पे आए हो ना, तो अगर आपके अंदर में जज्बा है, आपके अंदर में स्वीकार भाव है, आप अगर ईमानदार हो, तो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपको शराब नहीं पिला सकते। आप ही शराब पी सकते हो, आपके अंदर ही कुछ गड़बड़ी है। वरना इस प्रोग्राम की महानता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति आपको 2 बार ऐसे शराब नहीं पीता था। और मैं तो ये बोलता हूँ मित्रों, कि आपके दिमाग के 2% जो है ना, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इतनी जद्दोजहद सिंपल सिंपल तरीके से इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है, 1 डे एट अ टाइम, आज के दिन याद रखने का, उसके लिए प्रक्रिया करने की, क्या क्या करने का, पेट भरा। ये छोटे छोटे तरीकों से मैंने जब अपने जीवन में चलाना चालू किया, तो मेरे को समझ में आया किसी का दोष नहीं था, दोष मेरा था। मैंने अपने अंदर में वो स्वीकृति दी। और जब मैं अपने आप को पढ़ता हूँ, दुनिया की महानतम किताबों में से एक महानतम किताब है, वो है स्वयं की किताब। इसको मैं पढ़ लूँ, पूरे सुधार की प्रक्रिया मेरे अंदर में छुपी है। अब जब वो मैंने देखा अवलोकन, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलियो कोई, अब उन अपने आप को देखो, मुझसे बुरा न कोई, मेरे से हराम को, मेरे से नालायक। और मेरे को ये जितने भी घटनाएं मेरे साथ में हुई थी, परिस्थिति जो बिगड़ी थी, वो बिगाड़ने का कारणीभूत मैं था। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी परिस्थिति बनाता भी नहीं है, और कोई परिस्थिति बिगाड़ता भी नहीं है। मेरे जैसा शराबखोर इंसान ही परिस्थिति बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लेकिन उस अच्छी मनस्थिति का जो एक लाइन चलती ना वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस में, कि आप इस प्रोग्राम में आ चुके हो, ये प्रोग्राम शराब से निर्मित तुम्हारी परिस्थिति का बदलने का नहीं है, शराब से निर्मित तुम्हारे मनस्थिति का बदलने का प्रोग्राम है। अगर मैं अपनी मनस्थिति को बदलता हूँ, तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली स्वीकार्य हो जाती, वो पूरा एक्सेप्ट करते चले जाएगा। लेकिन मनस्थिति अगर विचलित है, वो विपरीत दिशा में जाइए, तो आप शराब तो रहेगी दूर की बात, आप तो शराब छोड़ोगे ही नहीं। आप अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में भी 2 बार ऐसे नहीं जाओगे। क्योंकि मेरे को तो लगता है अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर सभाएं करना और शराब से दूर रहना किसी झोलाछाप आदमी का काम नहीं है। उसके लिए साहस चाहिए, अदम्य साहस चाहिए। अगर जीत सामने हो ना साहब, तो अर्जुन कोई भी बन जाता, लेकिन मृत्यु सामने है, और उसके बाद में आपको पता है कि आपकी मृत्यु है, उसके बाद में आपको अभिमन्यु बनना है, तो उसके लिए अदम्य साहस करना पड़ेगा। आपको उस मीटिंग में जाना पड़ेगा। लोग शुरुआती दिनों में बोलते थे यहाँ मीटिंग जाओ, वहां मीटिंग जाओ, ये बिग बुक पढ़ो, वो फलाने उल्टा टाइमर के साथ में बैठो। और मैं ये सोचता था साला मेरा शुरुआती दिनों का डिनाइल, यार मेरे लिए तो ये साला इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में आके पनिशमेंट हो गया। मैं क्या इधर साला पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया क्या? ये वो बुढ़े बाटों के पास में बैठने के लिए आया क्या? इतनी दूर दूर तक के जाके मीटिंग करूँ क्या मैं? लेकिन यही करने के वजह से आज मैं देख रहा हूँ कि अच्छा जीवन और अच्छी रिकवरी मेरे जीवन में आई है। जो बदसलूकी थी, जो बदमाशी थी, जो बेकार हरकतें मेरे जीवन में से
वो निकलती गई और मेरे अंदर का जो अनाचार व्यभिचार था उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें सदाचार और एक सहानुभूति आ गई दोस्तों। और ये मैं निरंतर करते रहता हूँ मीटिंग में। देखो तकलीफें होंगी, मान होगा, अपमान होगा, लोग शुरुआती दिनों में आपको लांछन करेंगे, अरे डुकरानं गू खाना सोडलं आहे का, क्रिटिसाइज करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप इस मीटिंग में बने रहोगे ना, तो ईश्वर आपको वो दे देगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हो, जिसके अंदर भी जरा सा भी इस सृष्टि का गरल पीने की क्षमता है, जिसके कंठ में शंकर और सरस्वती आखिरी में उसी को आशीर्वाद देते हैं, आखिरी में उसी के पास में जाना पड़ता है। मेरे मन के ईश्वर को मैं अगर मदद मानता हूँ एक दिन के आधार पे और इस मीटिंग का सहारा लेता हूँ, क्योंकि मैं बेसहारा हूँ, इस मीटिंग ने सहारा दिया, इसलिए आज एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और बड़ी सुखद अनुभूति होती है यार, वो शब्दों में बयान करते समय भी एक प्रसन्नता आती है, हर्षोल्लास होता है। और इन मित्रों को छोड़ के जाना, इन्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं इस महीने फेलोशिप का एक छोटा सा अंश हूँ और मुझे पता है कि मेरा क्या योगदान है आज। आज अगर मैं यही काम जो पहले शुरुआती दिनों में जो मेरे को स्नेह मिला, जो बंधु प्रेम मिला, वो बंधुत्व भाव मिला, वही भाव और मेरे अनुभव लोगों को बांटना है। हो सकता है यार मेरे वजह से कोई एक नवागत सुधर जाए, उसके जीवन में आनंद हो जाए। और ये जो जब मैं कार्य करता हूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी रिकवरी है। जो भी मेरे अनुभव थे, टाइम समाप्त हो चुका है, आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और वीरेंद्र ने मुझे इन्वाइट किया इस विषय पे, तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद मित्रों।